हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लास्ट पार्ट पढ़ रहे थे चैप्टर का। वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। चलिए आज बात करते हैं कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन चेंज करने पर कैसे वेरी करती हैं। तो पहले कंडक्टिविटी की बात करेंगे, तो लिखो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कप्पा के विद concentration और डाइल्यूशन। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, अच्छा ये बात हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पहले कह चुके हैं कि डाइल्यूशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन घटेगा और डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उल्टा है डाइल्यूशन का उल्टा कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी के का क्या प्रभाव पड़ता था? कंडक्टिविटी की डेफिनेशन तो देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बात कही भी थी कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल इलेक्ट्रोड्स ऑफ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। तो सिंपल शब्दों में कहें तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो आपने सॉल्यूशन ले लिया। मोल्स उसमें कितने भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन लिया, उसी कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। मैंने उसको डाइल्यूट करके वॉल्यूम डबल कर दिया। जब डाइल्यूट करके मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया उसका, तो वॉल्यूम तो अब 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। बट आपको पता है कंडक्टिविटी इज व्हाट? द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर मुझे 2 सेंटीमीटर क्यूब का नहीं, मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, वही कंडक्टिविटी होगी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 2 सेंटीमीटर क्यूब का आधा सॉल्यूशन फेंकना पड़ेगा। आप फेंक दो, 2 सेंटीमीटर क्यूब में से आधा सॉल्यूशन फेंक दो, तो कितना बचा अब? 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सपेरिमेंटली जाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज से इसके रेजिस्टेंस मेजर करो, उसका रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल करोगे तो कंडक्टेंस आएगी। दैट कंडक्टेंस इज नथिंग बट कंडक्टिविटी। फिर एक बार सुन लो, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लो मैंने 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लिया, चलो लार्ज सॉल्यूशन, यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं तो मान लो 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मान लो पड़ा हुआ है। उसकी कंडक्टिविटी चाहिए तो क्या करें? कंडक्टेंस मेजर कर लो बस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली हम मेजर कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से या किसी और एक्सपेरिमेंटल मेथड से। गॉट इट? अब मान लो मुझे कंसंट्रेशन का प्रभाव देखना है इस पर। मैंने इसमें पानी मिला दिया और वॉल्यूम डबल कर दिया। कितना कर दिया? 2 मीटर क्यूब। तो 2 मीटर क्यूब नहीं, मुझे आधा सॉल्यूशन फेंकना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर 2 मीटर क्यूब में से आधा फेंक दिया, तो वापस कितना बचा? 1 मीटर क्यूब। और जब आधा फेंक दिया तो आधा इलेक्ट्रोलाइट भी तो फेंक गया, तो करंट कैरिंग आयंस कम हो गए ना इफेक्टिवली इन द न्यू 1 मीटर क्यूब। सो करंट कैरिंग आयंस कम हो गए, कैरिंग आयंस कम हो गए, तो ऑब्वियसली द कंडक्टेंस विल डिक्रीज, सो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। तो रिजल्ट क्या हुआ? कंडक्टिविटी घटती है डाइल्यूशन बढ़ाने पर। बल्कि ऐसे लिखो ना, डाइल्यूशन बढ़ाया और कंसंट्रेशन को घटाया, तो क्या होगा? डाइल्यूशन बढ़ाने पर या कंसंट्रेशन कम करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ये है। तो कैसे? कंडक्टिविटी is the conductance of unit volume of solution। यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन, मान लो वॉल्यूम डबल कर दिया, तो यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम आफ्टर इफ वॉल्यूम इज डबल्ड, containing electrolyte is doubled,
then number of current carrying ions per unit volume of solution decreases, and hence conductance will decrease. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर डाइल्यूशन बढ़ाया है, मतलब कंसंट्रेशन घटाया है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा के की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. फॉर स्ट्रॉन्ग as well as weak electrolytes. तो ये याद रखेंगे कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर या कंसेंट्रेशन घटाने पर के की वैल्यू घटेगी. बट मोर इंपॉर्टेंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन वेरिएशन और डाइल्यूशन वेरिएशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी. तो लिखो हेडिंग वेरिएशन ऑफ lambda m और lambda eq with concentration. concentration और dilution एक ही बात है, वो तो concentration is inversely proportional to dilution. तो concentration चेंज करने पर lambda m और lambda eq पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहां परिभाषा इस बार अलग है. What is molar conductivity या equivalent conductivity? molar conductivity क्या थी? It is the conductance of that solution which contains 1 mole of electrolyte. तो कभी भी अगर मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तो पड़ा होना चाहिए. यूनिट वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, यूनिट मोल्स होने चाहिए ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. मान लो आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, चाहे वो स्ट्रांग है या वीक है. आपने उसमें पानी मिला दिया, 2 लीटर कर दिया वॉल्यूम, तो भी इलेक्ट्रोलाइट तो 1 मोल ही पड़ा हुआ है ना. तो अब आपको जो डाइल्यूट करने के बाद 2 लीटर सॉल्यूशन है, तो उसकी अगर मान लो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी है तो कंडक्टेंस ही. तो आप उस पूरे 2 लीटर को व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाओ, सेट करो उस नए सॉल्यूशन को, और उसकी रेजिस्टेंस मेजर करके उसका रेसिप्रोकल निकालो, आ गई कंडक्टेंस. वही कंडक्टेंस क्या है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी. तो इसका मतलब यह हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी डाइल्यूशन पर इन केस ऑफ द बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो लिखो इस बात को, डाइल्यूशन बढ़ाएं और कंसंट्रेशन घटाएं तो लैम्डा m और लैम्डा eq इंक्रीज फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अच्छा, इसका वेरिएशन हम ग्राफ से भी देख सकते हैं. दिस इज ए यूजफुल ग्राफ. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ का वेरिएशन काफी ग्रेजुअल होता है एंड इट इज फाउंड लाइक दिस. और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो वेरिएशन है वो इस टाइप से रहता है, काफी शार्प वेरिएशन होता है. और इसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये जाकर के यहां कट करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m नॉट. इसे बोलते हैं लैम्डा m नॉट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे अभी. सो दिस ग्राफ इज फॉर एंड दिस इज स्लोप इज स्लाइट और ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट.
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वेरिएशन है वो इस टाइप का था, तो लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया जाता है माइनस बी रूट सी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डिबाई हकल ऑन-सागर थ्योरी और डिबाई हकल इक्वेशन। डिबाई हकल ऑन-सागर इक्वेशन, ये अलग अलग फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने इस डायरेक्शन में वर्क किया है। उसके बेसिस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस बी रूट सी, सबके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन बहुत ही ग्रेजुअल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पता नहीं कि ये आगे जाके कहां कट करेगा, लाइक दैट। नहीं, जरूरी नहीं है यहां कट करे, ऊपर भी जा सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को जब आप बनाओ ना, तो आप कट मत मारना वर्टिकल एक्सिस से, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कट मारना है और वीक इलेक्ट्रोलाइट को कट मत मारना, आप ये ध्यान रखना। सो दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, देखने से मालूम पड़ रहा है कि कंसंट्रेशन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन काफी शार्प है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन काफी ग्रेजुअल है। क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहां से साफ दिखता है कि अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो डाइल्यूशन घट रही है, और डाइल्यूशन घट रही है तो मोलर कंडक्टिविटी घट रही है, वीक के लिए भी और स्ट्रॉन्ग के लिए भी। या राइट से लेफ्ट चलो तो स्क्वायर रूट ऑफ सी घटेगा, कंसंट्रेशन घट रही है तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो लेमडा एम बड़ी तेजी से बढ़ता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट और ग्रेजुअली बढ़ता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कट मारना नहीं है आपको वर्टिकल एक्सिस पे, इसको यहीं इस तरीके से ले जाओ, हमें नहीं मालूम कि वो कहां कट मारेगा, बिकॉज द वेरिएशन इज नॉट लीनियर। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, ये ग्राफ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला। देखो, यहां से ये तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये, और ये जो ऊपर लिखा था ये उसी के बेसिस पर है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन of lambda m with square root of concentration of solution। ऊपर क्या लिखा था आपने, मोलर कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन बढ़ाओगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तो रहना ही है। अच्छा, जरा वीक इलेक्ट्रोलाइट को पहले एक्सप्लेन करते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में मान लो 1 लीटर में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, कोई एसिटिक एसिड ले लो, मान लो एसिटिक एसिड 1 मोल था, 2-4-5% टूटा हुआ होगा, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ होगा उसका 0.05, 0.07, 0.08 के आसपास जो भी होगा। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है मान लो शुरुआत में, तो उसमें से आयंस होंगे, उन आयंस की वजह से मोलर कंडक्टिविटी होगी। अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दोगे आप, तो आपको पता है ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ से that degree of dissociation will increase, so more number of ions will generate, और जब more number of ions हो गए, इलेक्ट्रोलाइट तो अभी भी 1 मोल है बट उसका टूटना ज्यादा हो गया, डिसोसिएशन बढ़ गया, तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ के चलते मोर नंबर ऑफ आयंस विल जनरेट इनटू द सॉल्यूशन। कंडक्ट कौन करता है, आयंस, नॉट द मॉलिक्यूल्स। एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, हु कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, एसीटेट आयन एंड H+ आयन। तो मेजर कंट्रीब्यूशन तो H+ का होता है, क्यों होता है वो भी बाद में बात करेंगे हम। तो एक तरीके से आयंस की संख्या बढ़ जाएगी व्हेन सॉल्यूशन इज डाइलेटेड और डाइल्यूटेड, तो इसका मतलब आयंस की संख्या बढ़ गई तो मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज शार्पली। तो कह सकते हो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, lambda m increases sharply as solution is diluted, because number of current carrying ions sharply increases।
on dilution. ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, क्या है ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ? दैट अल्फा इज स्क्वायर रूट के अपॉन सी अप्रोक्सीमेटली। तो अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अपॉन सी। तो यहां से मालूम पड़ता है कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ अल्फा इज inversely proportional to the root of concentration, or molar conductivity depends on number of ions and number of ions again depends on alpha. तो इसका मतलब lambda m is inversely proportional to the root of concentration. तो साफ दिखाई पड़ता है कि रूट m अगर कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, रूट m रूट c अगर बढ़ेगा तो lambda m की वैल्यू घटेगी, रूट c की वैल्यू घटेगी, तो lambda m की वैल्यू बढ़ जाएगी. So like that you can say it. तो sharply क्यों बढ़ रहे हैं? Because number of current carrying ions are increased in the solution, and because of that molar conductivity increases, conductance increases, molar conductivity increases sharply. इस तरीके से आप कहते हो. अच्छा, वीक में क्यों बढ़ गई? वीक में तो स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि सर वीक में तो डिसोसिएशन पहले भी 100% हुआ था, अभी भी 100% है, तो वहां क्या हुआ? मान लो KCl सोल्यूशन है या NaCl सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन मान लो 1m थी शुरुआत में, आपने वॉल्यूम डबल करके कंसंट्रेशन उसकी आधी कर दी, 0.5m कर दी, 1m से डबल कर दिया वॉल्यूम, तो 1 मोल थे तो 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस पहले भी थे, अभी भी 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस है, तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस तो सेम है. ये बात तो सही है कि आपकी कि नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस तो सेम है इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, बट आयंस जो होते हैं हाइड्रेटेड होते हैं और अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड दे मूव. बट अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो आयंस पास होंगे, तो दे विल कॉज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन मूविंग टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड. अगर आपने सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिया तो वो जो हाइड्रेटेड आयंस है वो थोड़ा दूर हो गए, तो उनमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है थोड़ी सी. हमने कौन सा कहा बहुत शार्पली बढ़ रही है? Molar conductivity increases only slightly on dilution in case of the strong electrolyte. तो लिखो इस बात को. In case of strong electrolyte, lambda m or lambda eq gradually, sharply नहीं, gradually increases with dilution, because the frictional resistance between hydrated ions are decreased on dilution. तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रेटेड आयंस आर डिक्रीज्ड ऑन डाइल्यूशन. तो इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m और लैम्डा eq ग्रेजुअली वर्ड भी याद रखना है, बहुत शार्प वेरिएशन नहीं है, विद डाइल्यूशन बिकॉज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रेटेड आयंस आर डिक्रीज्ड ऑन डाइल्यूशन. तो ये एक मेन था, इसलिए वेरिएशन काफ़ी स्मॉल है. इवन न्यूमेरिकल में तो हम वेरिएशन कई बार नहीं भी लेते. तो लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस b रूट c फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. क्या नाम था इसका इक्वेशन का? डिबाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन, जहां पर लैम्डा m तो मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कंसेंट्रेशन, लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी at concentration C, lambda m naught limiting molar conductivity.
और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जरा देख लो यहां पर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, ये ग्राफ, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दीज आर द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स के एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस आपने एक्सपेरिमेंटली रेजिस्टेंस मेजर किया और रेजिस्टेंस से मोलर कंडक्टिविटी आ गई। अरे कैसे आ गई, जरा देख तो लो। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं? 1000 इंटू मान लो के, और के क्या होता है? 1/r इंटू एल अपॉन ए अपॉन वो कंसंट्रेशन। याद है ना फॉर्मूला? आर को हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, वो वैल्यू कंसंट्रेशन की रख दी। एल बाई ये तो कांस्टेंट है, कंडक्टिविटी सेल के बाहर ही लिखा हुआ होता है कि सेल कांस्टेंट इज दिस मच। आ गई लैम्डा एम की वैल्यू, ग्राफ में प्लॉट कर लिया एट ए गिवन कंसंट्रेशन। पानी मिलाया, उसको डाइल्यूट किया, फिर लेबोरेटरी में ले गए, व्हीटस्टोन ब्रिज से फिर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। एल बाई ये पता ही है, कंसंट्रेशन नई वाली मालूम है, पानी मिलाने के बाद हमें मालूम है कितना पानी मिलाया है। आ गई मोलर कंडक्टिविटी, आ गई मोलर कंडक्टिविटी, आ गया ग्राफ। बट आप तो जानते हो कि ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स थे, उसके बाद में फिर ये डॉट 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 क्यों बनाया हमने? एंड तक भी फाइंड आउट कर लेते एक्सपेरिमेंटली, वी कैन नॉट। अब इतना तो आप समझते होंगे, फिजिक्स भी पढ़ते हो आप, एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट करते हो, हर इक्विपमेंट की अपनी एक लीस्ट काउंट होती है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वहाँ भी एक लिमिट तक हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस का वेरिएशन इतना कम हो जाता है कि सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट कमिंग अप। तो एक्सपेरिमेंटली हम यहाँ तक ही फाइंड आउट कर पाए, तो फिर हम क्या मानते हैं? हम इसे एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। अच्छी खासी कंसंट्रेशन की वाइड रेंज में लीनियर वेरिएशन आया है, ये लीनियर वेरिएशन था, लीनियर वेरिएशन। तो फिर ये मान लेते हैं कि बियॉन्ड दिस पॉइंट वेरिएशन ऑल्सो विल बी लीनियर, और ये लीनियर जहां जाके कट मारेगा ग्राफ को वर्टिकल एक्सिस पर, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्सपेरिमेंटली हम लैम्डा एम नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज तो ये मालूम पड़ गई। उसके बाद इक्विपमेंट जो ऑपरेटर्स था उसने जवाब देना बंद कर दिया और डाइल्यूशन करने पर, तो फिर हमें नहीं पता कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा कि वो कर्व के रूप में जाएगा, क्योंकि वेरिएशन इज नॉट लीनियर, सो वी कैन नॉट एक्सट्रापोलेट इट। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब एक्सटेंशन ऑफ द ग्राफ, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब एक्सटेंडिंग ग्राफ टू फाइंड आउट द वैल्यू एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एक्स्ट्रापोलेशन करके उसके लैम्डा एम नॉट की या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर पाते हैं, बट नॉट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, इट इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ कोलराश लॉ। वो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, पढ़ेंगे वो आएगा, पहले इस वाली बात को फिनिश कर लें। वापस चलो अपने पॉइंट पर। तो हम क्या कह रहे थे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई। सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बी के बारे में थोड़ा सा बात कहना जरूरी है। तो क्या इक्वेशन थी वो? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी। तो बी एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बी एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे? जैसे मान लो NaCl है, KCl है, बेरियम क्लोराइड है, इसे बोलेंगे 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट के मोलर रेशियो में जो उनसे आयंस आ रहे हैं। तो क्या पॉइंट है यहां पर? बी इज सेम फॉर सिमिलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
सिमिलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1:1 वाले जो सॉल्ट्स हैं उनके लिए B की वैल्यू सेम होगी, दैट इज B इज सेम फॉर NaCl and KCl, that is B is same for बेरियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, दोनों के लिए हम सेम लेंगे B की वैल्यू। तो सिमिलर नेचर्ड इलेक्ट्रोलाइट है, 1:1 है तो उनके लिए B की वैल्यू सेम, 1:2 है तो उनके लिए B की वैल्यू सेम। तो एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है सॉल्वेंट की तो विस्कोसिटी अगर सॉल्वेंट की ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन विल बी मोर, तो कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, और जब मोलर कंडक्टिविटी कम होनी है ये घटाएगा, इसको इस वैल्यू को घटाएगा, तो B क्या होगा? B फिर लार्ज हो जाएगा, तो B की वैल्यू ज्यादा होगी। तो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर पे कैसे? टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी घटती है। आप जानते हो लिक्विड सॉल्यूशंस की विस्कोसिटी घट जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और विस्कोसिटी घटेगी तो एक तरीके से B की वैल्यू भी घटेगी और लैम्डा m की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ऑन राइजिंग टेम्परेचर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये बात तो हमने शुरू में ही बोली थी जब हमने मोलर कंडक्टेंस स्टार्ट किया था। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑफ सॉल्वेंट, अगर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है जब भी तो आयनों में टूट रही है, और आयन टूट रहे हैं तो आयन तो मूव करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो B की वैल्यू कम होगी। So like that you will say these are the various factors, कौन से factors? Nature of electrolyte, dielectric constant, viscosity and temperature। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो टूटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो फिर B की वैल्यू कम होनी चाहिए उसके लिए। So like that you will say it all depends on various factors, nature of solvent as well as type of electrolyte। तो ये वेरिएशन था। एक पॉइंट और भी बोलना है यहां पर, न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा वो, एज ए नोट करके। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वेरिएशन ऑफ लैम्डा m with concentration can be ignored if need arise। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लैम्डा m की वैल्यू 0.1 m KCl के लिए बराबर मान सकते हैं लैम्डा m ऑफ 0.2 m KCl, दोनों को बराबर मान सकते हैं क्योंकि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जरूरत पड़ने पर, ऑन नीड, जरूरत पड़ने पर हम KCl इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन चेंज करने पर लैम्डा m की वैल्यू को हम सेम मान सकते हैं। Never for weak electrolyte, it can be done only for strong electrolyte। The variation of delta when with concentration can be ignored if need arise only for strong electrolyte। तो ये था इफेक्ट, हमने पढ़ लिया, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो बहुत समझ में आती है बात कि वी कैन predict that molar conductivity sharply बढ़ेगी on dilution, but strong electrolyte में बहुत थोड़ी बढ़ती है। उसका रीजन है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की कमी आती है, आयंस जब दूर हो गए तो आसानी से मूव करते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी इक्वेशन भी हमने पढ़ ली। अच्छा, यहाँ पर ये बात तो हम और कह ही सकते हैं, अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि लैम्डा m नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
can be experimentally determined by extrapolation. But not for weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ लीनियर नहीं है. डिटरमिन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन एज वेरिएशन इज लीनियर. but not for weak electrolyte as variation is non-linear. तो हमें नहीं पता कि हम कहां तक एक्सट्रापोलेट करें, कहां जाके कट करेगा वो. तो ये एक प्रॉब्लम है. सो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय कौन सी प्रॉब्लम कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे. तो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय कॉलराश. इसी को पढ़ेंगे हम, कॉलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. दैट्स इट फॉर नाउ. इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था. एक की जगह 2 बार पढ़ें स्टूडेंट्स इसको और नोट्स बनाएं प्रॉपरली. और फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं पहले भी कह चुका हूं, टेलीग्राम ऐप पर यू कैन ऐड https://t.me ALK_sir. So that is it.